सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हिज़्ब इख्तिलाफ की एपीसी और उसमें नवाज शरीफ की शिरकत ने जैसे अपोजिशन में एक नई जान डाल दी। एक रोज़ पहले तक एपीसी और उससे नवाज शरीफ के खिताब के चर्चे थे, लेकिन आज शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मुलाकात के चर्चे हैं। लेकिन मरियम नवाज तो कहती हैं कि नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की और साथ ही तनकीद भी की कि पार्लिमानी रहनुमाओं को GHQ नहीं जाना चाहिए था। मरियम नवाज ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। तो मरियम नवाज ये कह रही हैं कि सियासी क़यादत को इस मामले पर नहीं जाना चाहिए और वज़ीर रेलवे शेख रशीद के पास तो एक नहीं 2 बार मुलाकातों की खबर थी, जिसको वो आज तमाम दिन मुख्तलिफ चैनल्स पर बताते रहे। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। तो शेख रशीद बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ ने मुलाकात की आर्मी चीफ से, लेकिन एहसन इकबाल की मौजूदगी का शेख रशीद ने तो बता दिया। खुद एहसन इकबाल इससे इनकारी रहे। उन्होंने इसकी तरदीद की, कहा कि उन्होंने कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं की। एहसन इकबाल ने किस तरह से तरदीद की, ये भी देखिए। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि अगर शेख रशीद ने ऐसा कहा है तो झूठ बोला है। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी इस मुलाकात की तरदीद की। कहा कि आर्मी चीफ की ख्वाजा आसिफ समेत किसी भी लीगी रहनुमा से कोई मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से मामूल की मुलाकात थी, जो होती रहती है। आर्मी चीफ के साथ हमारी कोई खुफिया मुलाकातें नहीं हुई। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। अब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कर रहे थे शहबाज शरीफ, तो उनसे आर्मी चीफ से मुलाकात का सवाल पूछा गया, तो वो जवाब देने के बजाय बात को घुमाते हुए वहां से चल दिए। तो शहबाज शरीफ ने इसका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मुलाकातें होने या ना होने पर सब बयानबाजियां और तरदीदें DG ISPR के एक बयान से दम तोड़ गईं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आर्मी चीफ से मुलाकातों की सारी तफसील बता दी, जिसके मुताबिक नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने 2 मरतबा आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। पहली मुलाकात अगस्त के आखिर और दूसरी 7 सितंबर को हुई। आर्मी चीफ से ये मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई थी। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुताल्लिक बातें हुई थीं। आर्मी चीफ ने अदालती सियासी मसाइल से फौज को दूर रखें, ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। कानूनी मसाइल अदालत, सियासी पार्लियामेंट में ही हल होंगे। DG ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में DG ISPR भी शरीक थे, जिसकी तस्दीक नून लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी एक TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए कर दी है। ये वो तमाम सूरत हाल थी जो कि इस मुलाकात से मुतालिक रही। अब इससे पहले एक AP जिसमें एक स्ट्रेटजी हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से पेश की गई, उस पर भी अब अमल दरामद होना है। अगले महीने से उसका भी आगाज़ होना है। ये वो तमाम तर मामलात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सीनियर रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, मियाँ साहब APC से खिताब में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बड़े जज्बाती थे, बड़े एग्रेसिव थे, बहुत गुस्से के साथ वो तकरीर कर रहे थे। वजूहात क्या थी इतने एग्रेशन की, इतनी सख्त ज़बान के इस्तेमाल की? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो हैसियत है वो बहुत मुनफरिद है। वो इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के अंदर सियासी मैदान के हवाले से सीनियर तरीन स्टेट्समैन है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अब हयात नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2 दफ़ा वज़ीर आला का टेन्योर किया, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म के टेन्योर पे सर्व किया। और ये बात भी एक हकीकत है कि 72 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान का निज़ाम मुस्तहकम नहीं हो रहा और अभी तक हम तजुर्बात से गुजर रहे हैं। तो इसलिए हर वो शख्स जिसने इस मुल्क के निज़ाम को देखा है वो अपने अंदर दर्द महसूस करता है कि पूरी जब मेरा ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ। मैंने सियासी सफ़र 93 से शुरू किया, जब मैं पहली दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। मेरी तकरीबन 35 साल उम्र थी। अब 62 साल उम्र हो गई है। 5 दफ़ा MNA रह चुके हैं, हुकूमत देखी, अपोजिशन देखी, मार्शल लॉज देखे, बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं। अब सवाल होता है कि हमने क्या पाकिस्तान इन 30 सालों में यहाँ पे जमहूरियत पुख्ता हुई है? क्या आइन की हुक्मरानी पुख्ता हुई है? क्या कानून की हुक्मरानी पुख्ता हुई है? नहीं हुई है। बांग्लादेश जो हमसे 25 साल बाद आज़ाद हुआ, वो भी एक निज़ाम लेकर चल पड़ा है और आज इक्तिसादी तौर पे हमसे आगे निकल गया है। तो इसलिए ये एक कुदरती और फितरी बात है कि हर वो शख्स जो इस निज़ाम में रहा है कि वो बुनियादी सवाल उठाए कि भाई ये निज़ाम कब ठीक चलेगा, कैसे ठीक होगा। और उसका एक ही रास्ता है कि इस मुल्क को इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलाया जाए। इस मुल्क के तमाम इदारे
उस दायरे कार के अंदर रह के काम करें जो आइन उनके लिए मुतय्यन करता है, और इस मुल्क के इदारे एक दूसरे से मुखासमाना रवैया रखने की बजाय एक दूसरे के साथ मददगार हों ताकि मुल्क की मईशत को मजबूत किया जा सके। अब इस वक्त सूरत यह है कि एक पीटीआई है और एक कौमी इदारे हैं और बाकी पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी मौके के ऊपर मुल्क के ऊपर कितना बड़ा बहरान आ जाए ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अब जमहूरियत जो है उसके दो पहिए होते हैं, एक हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है, और अगर जो उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे इंसान बैठा है वो ऑपोजिशन के साथ किसी किस्म का वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं बना सकता, फिर निज़ाम तो डिसफंक्शनल ही होगा ना। और इस क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस तरह का एक गैर फाल निज़ाम, एक डिस्टॉर्टेड निज़ाम, एक ब्रोकन सिस्टम हमारे मुल्क की मईशत को तबाह करे, हमारे मुल्क की सियासत को मजीद इंतशार की तरफ धकेले, हमारी खारजा पॉलिसी ख़त्म हो जाए, कश्मीर हमारी आंखों के सामने छिन जाए, हम खामोश तमाशाई बने रहे। लेकिन एहसन साहब, वो सारी बातें हैं। एहसन साहब, ज़ाहिर है इस हुकूमत के कौमी बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं। मियाँ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, अपने तीनों अदवार में वो ये ताल्लुकात क्यों अच्छे कायम नहीं कर सके, वर्किंग रिलेशनशिप क्यों कायम नहीं कर सके? 80 की दहाई में मियाँ साहब के कौमी इदारों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जब वो सियासत में नए नए आए थे। फिर 90 की दहाई, 2000 के बाद ये वर्किंग रिलेशनशिप क्यों कायम नहीं हो सकी? देखिए, हर हुकूमत कोशिश करती है कि कौमी इदारों से अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाए, लेकिन हमारे मुल्क की एक तारीख रही है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम सिर्फ प्रेस रिलीज दे के मुतमिन नहीं हो सकते। देखिए, इस वक्त हमें भी अपनी तारीख से सच्चाई से सबक सीखना पड़ेगा। सियासतदानों से भी गलतियां हुई हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, हमारे अस्करी इदारों से भी गलतियां हुई हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी से भी गलतियां हुई हैं। हो सकता है मीडिया भी कई जगह गलत उसने फ़ायदा उठाया। लिहाजा अगर हम सब ने किसी न किसी दर्जे में माजी में कोई गलती की है तो अब हम एक दूसरे को ब्लेम देने की बजाय अगर हम दयानतदारी के साथ सोल सर्चिंग करें और इस मुल्क को चलाने के लिए किसी ज़ाब्ते अखलाक के ऊपर मुत्तफिक हों तो वही एक रास्ता है जिससे हम आगे निकल सकते हैं, वरना तो ये लेग पुलिंग चलती रहेगी। और आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर कन्वेंशन लीग बनाई गई, कितने करोड़ों रुपए लगे उस कन्वेंशन लीग को खड़ा करने के लिए अयूब खान साहब के दौर में। आज कहाँ है वो कन्वेंशन लीग? फिर मुशर्रफ साहब के दौर में काफ लीग खड़ी की गई और वो उसके लिए मरहूम मेजर जनरल इस्लाम जमीर साहब ने खुद बताया कि किस तरीके से धांधली की गई, किस तरीके से तोड़ा गया, किस तरीके से क्या किया गया। ये सारी बातें तो तारीख का हिस्सा है ना, उनको हम झुटला तो नहीं सकते। तो क्या हमने वही कुछ तारीख के तल्ख तजुर्बात दोहराते रहना है या उससे सीख के इस मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाना है ताकि हम अब अपने अपने बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देके जा सकें? हम क्या जवाब देंगे अपनी अगली नस्ल को? एहसन साहब, आप ये बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि अब इल्ज़ाम की सियासत चलकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन जब बलूचिस्तान में आपके अपने दौर में आपकी हुकूमत गिराई गई उस वक्त क्या आसिफ अली जरदारी के बयानात रिकॉर्ड पर हैं? मियाँ साहब क्या कहते थे आसिफ जरदारी के बारे में वो भी रिकॉर्ड पर है, लेकिन अपनी तकरीर में सिर्फ आसिम सलीम बाजवा को उन्होंने इसका जिम्मेदार ठहराया। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट दे दी बिल्कुल। देखिए ना, ये इसी तरह का मामला है कि जैसे हम पाकिस्तान के टूटने की सारी जिम्मेदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पे डाल देते हैं और जनरल याहिया खान को एब्जॉल्व कर देते हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान टूटने की बुनियादी जिम्मेदारी जनरल याहिया खान पर आयद होती है, जिन्होंने सदारत बचाने के लिए अयूब उस वक्त भुट्टो साहब को और शेख मुजीब को दोनों को आपस में लड़ाया और वो इस कोशिश में लगे रहे कि कोई एक मुझे सदर मान ले तो उसके साथ मिलके मैं दूसरे को चेकमेट कर दूं। और इस सदारत की कश्मकश और लड़ाई के अंदर उन्होंने इतनी तलखियां पैदा कर दी कि बिल आखिर मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। लेकिन क्या हम जनरल याहिया खान को इल्ज़ाम देते हैं? नहीं देते। हम आज भी आप प्रोग्राम देखें जी, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तोड़ दिया। भुट्टो साहब के पास तो कोई ओहदा नहीं था, ओहदा तो जनरल याहिया खान साहब के पास था जो सदर थे उस वक्त। जिम्मेदारी तो आपकी इस बात का फिर ये मतलब लिया जाए जब आपकी खान हुकूमत को गिराया गया उसमें आसिफ अली जरदारी का कोई किरदार नहीं था, पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। उस वक्त जो बयानात दे रहे थे उस चीज़ का क्रेडिट ले रहे थे, आप उन पर इल्ज़ामात लगा रहे थे और उनका कोई किरदार था ही नहीं। देखिए जब जो भी सिचुएशन बनती है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे
जब पनामा केस बना और पनामा का पूरा ड्रामा चला, उसमें हमारे मुखालफिन ने भी छलांग लगाई और उसका फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन आज ये बात तो सबको मालूम है कि पनामा कॉन्स्पिरेसी क्या थी, कैसे की गई, कौन कौन उसका क्या मामला था। इसीलिए मैं कहता हूं कि बजाय हम अपने माजी के जख्मों को कुरेदें, हम सबको मालूम है, पूरी दुनिया जानती है, हम दुनिया को धोखा नहीं दे सकते। 2018 में अगर हम एक प्रेस नोट जारी कर देंगे कि 2018 के इलेक्शन बहुत शफाफ हुए थे, उससे शफाफ नहीं हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर कम से कम 2 करोड़ वोटर हैं जिन्होंने मुशाहिदा किया कि किस तरीके से उसमें धांधली हुई थी। इस दुनिया के अंदर बैनुल अक़वामी इदारे हैं जिनके मॉनिटर्स थे, जिन्होंने रिपोर्टें लिखी हैं, उन सबको पता है कि 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ था। तो बजाय ये कि हम कबूतर की तरह अपने माजी से आंखें बंद करें, हमारा फर्ज है। डेंग जियाओपिंग ने जब चाइना को उठाया और नए चाइना की बुनियाद रखी, उन्होंने एक फलसफा पेश किया। उन्होंने कहा लर्निंग ट्रूथ फ्रॉम द फैक्ट्स, जो हमारे माजी के हकायक हैं उनसे हम सच अखज करें। अगर हम सच अखज नहीं कर सकते तो हम कभी भी तशखीस नहीं कर सकेंगे अपने मर्ज की, हम कभी भी इलाज नहीं कर सकेंगे अपने मर्ज का। तो हम सबको सच तलाश करना चाहिए और इसीलिए हमने ये तजवीज़ दी है कि एक ट्रुथ कमीशन बनाएं जो 1947 से लेकर जो भी हमारे ऐसे वाक़यात हैं उसके ऊपर एक बेलाग राय रखे और हर किसी को पता चले कि उससे क्या गलतियां हुई हैं, ताकि वो तौबा ताइब करें और आगे एक नई शुरुआत करें। वगरना एज दे से कि इफ यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू कीप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग, एंड इफ यू वांट टू स्टॉप गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग, यू हैव टू स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो अपनी माजी की हरकतें, माजी की गलतियां हमें छोड़नी पड़ेंगी अगर हम एक नया मुस्तकबिल चाहते हैं। वगरना तो वही होगा, वही दलदल होगी और वही दायरे का सफर होगा। पिछले 72 साल जाए हो गए हैं, अगले 72 साल भी इसी तरह जाए हो जाएंगे। इस खित्ते से श्रीलंका आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, नेपाल आगे निकल गया, कल को अफगानिस्तान भी आगे निकल जाएगा। हम अपनी अगली नस्ल को क्या जवाब देंगे? तो इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए, हम सबको सच्चे और ठंडे दिल के साथ। एहसन साहब, अब नवाज शरीफ ने कौमी इदारों पर तनकीद की, उन पर इल्ज़ामात लगाए, भारतीय मीडिया ने इसको बड़ी भरपूर कवरेज दी, खासतौर पर उनके उस हिस्से को। तो अब यहाँ पर हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मियाँ साहब ने भारतीय बयानिए को मजबूत किया। अब क्या जवाब देंगे हुकूमती इल्ज़ामात का? फिर देखिए, मैं इस मर्ज, ये भी एक मर्ज है कि हम हर चीज अपनी गलती दुरुस्त करने की बजाय कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश करते हैं। दुश्मन अगर आपकी फॉल्ट लाइन से फायदा नहीं उठाएगा तो वो नहायत अहमक है। हमने ये नहीं देखना कि दुश्मन क्या कह रहा है, हमारा फर्ज ये होना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में उन फॉल्ट लाइंस को बंद करें। अगर हम कोई चिंगारियां पैदा कर रहे हैं तो दुश्मन तो उन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाएगा। हमने ये नहीं देखना कि दुश्मन ने किधर पेट्रोल छिड़का है, हमने ये देखना है कि हमारी कौन सी चिंगारी सुलग रही है, हम उस पर पानी फेंक के उसको खत्म करें ताकि दुश्मन जितना मर्जी पेट्रोल फेंके उससे आग ना लग सके। हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। भारत इस बात से ज्यादा खुश है कि हमारी मईशत 5.8% से नेगेटिव हो गई है। भारत इस बात से ज्यादा खुश है कि आज कश्मीर को वो हड़प कर गया और हम तन्हाई का शिकार हैं खारजा पॉलिसी में। भारत इस बात से ज्यादा खुश है कि हम डोमेस्टिकली पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हमारी इंटरनल सॉलिडारिटी वीक हो रही है। ये वो चीजें हैं जो भारत को खुश कर रही होंगी। किसी के बयान से भारत में शादियाने नहीं बजेंगे। भारत में अगर शादियाने बजेंगे तो वो पाकिस्तान की जो सियासी, इक्तिसादी और समाजी ताकत है, अगर वो किसी दर्जे में कमजोर होगी वो उनको खुश करेगी। हमें उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि क्या वजह है कि हमारी मईशत क्रैश कर गई 2 सालों में 7%। क्या वजह है कि हमारी सोसाइटी बदतरीन पोलराइजेशन की तरफ जा रही है। क्या वजह है कि हम अपने दोस्तों को खो रहे हैं। अपने दरीना दोस्त मुल्क भी आज हमारे साथ हमारे मौक़िफ़ पर नहीं खड़े हैं। इन चीजों का, सवालों का जवाब तलाश करने की जरूरत है। जिन इदारों से मियां साहब मुखातिब थे, क्या वो हमारी लाइन्स हैं? ज़ाहिर टर्म आपने भी इस्तेमाल की, तो क्या तमाम के तमाम बिगाड़ की जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं पर ही है? हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे निज़ाम की जो कमज़ोरियाँ उसमें हिस्सेदार नहीं है? सिर्फ उन इदारों की ये जिम्मेदारी है इस बिगाड़ की? मैं तो देखिए ना, मैं तो ये कह चुका हूँ
कि हम सबको देखना चाहिए, और मैंने जेल से एक मजमून भी लिखा था कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जुडिशरी है, फौज है, ब्यूरोक्रेसी है, प्राइवेट सेक्टर है, मीडिया भी एक फोर्थ पिलर है, ये 6 स्टेक होल्डर्स किसी न किसी दर्जे में एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग करें और उसके बाद एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं कि हमने इस मुल्क को 73 के आइन के जरिए किस तरह एक डेकेड ऑफ स्टेबिलिटी देना है। हमें 10 साल का एक तसलसल और इस्तेहकाम चाहिए। हम किस तरह इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं जिन पर सबका एतमाद हो, उनको कोई कंटेस्ट ना करे, और फिर 5 साल बाद एक और इलेक्शन हो और ये निज़ाम चलता रहे, स्टेबल हो। इस वक्त जो हमारे निज़ाम को मैनिपुलेट करने की जो कोशिशें होती हैं वो किसी से छुपी नहीं है। हम लाख उनका इनकार करें, सबको मालूम है कैसे मैनिपुलेट होता है, क्या कुछ किया जाता है। लोगों ने आंखों से देख लिया है। तो इसलिए बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने के, एक दूसरे को गलत साबित करने के, ये टेस्टिंग टाइम्स हैं हर इदारे की लीडरशिप के लिए, हर तबके की लीडरशिप के लिए, कि क्या हम इस आइन के तहत मुल्क को चलाने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक नया चार्टर कर सकते हैं, एक नया ज़ाब्ता अखलाक पे इत्तफाक कर सकते हैं, किस तरह फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, किस तरह पार्लियामेंट चलेगी, किस तरह अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाया जाएगा, किस तरह कौमी सलामती के मामलात पर सब मिलकर काम करेंगे। अगर हम ये काम कर लें तो तारीख हमें कभी भुला नहीं सकेगी, लेकिन अगर हमने ये काम नहीं किया तो तारीख हमें रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। तारीख रद्दी की टोकरी में फेंक देगी अगर इस तरह काम नहीं। जरा एपीसी की जो स्ट्रेटजी थी, जो एलामिया था, उस पर भी आते हैं। हुकूमत को आपने 4 माह की मोहलत दे दी है इस एपीसी में शामिल तमाम जमातों ने। जनवरी में क्या होने जा रहा है? अक्टूबर से आप रैलियां शुरू करेंगे, धरने शुरू करेंगे, जल्द से जुलूस होंगे, लेकिन ज़ाहिर है इस पूरी एक्टिविटी से हुकूमत तो नहीं जाती। जनवरी में फिर क्या करेंगे? देखिए, हमने एक प्रोग्राम दिया है जिसमें हम राय आमा को मुनज़्ज़म करेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है। जमहूरियत के अंदर अवाम ही असल मालिक होते हैं और उनसे रजू किया जाता है जब इदारों में डेडलॉक हो। इस वक्त पार्लियामेंट को तो बिल्कुल गैर मौसर कर दिया गया। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब पार्लियामेंट के अंदर आप गिनती की हुर्मत नहीं बरकरार रख सकते, तो किसी दूर अफ्तादा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब के पोलिंग स्टेशन पे आप गिनती की हुर्मत कैसे कायम कर सकते हैं? सारी दुनिया ने देखा कि कौमी असेंबली में हुकूमत की अकलियत को अक्सरियत बना दिया गया और वही आरटीएस के निज़ाम के मुताबिक अपोजिशन की अक्सरियत अकलियत बन गई। जैसे उससे पहले सेनेट के इलेक्शन में सबने तमाशा देखा था, चेयरमैन के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस था। तो ये चीज़ें बहुत संगीन है कि आपके जो आला तरीन इदारे हैं, हमने उनको भी बेवकूफ़ कर दिया है और हमने वहां पर मुतालबा किया, जी आप रिकाउंटिंग कराएं, हाउस की डिवीजन करा दें। और अगर हुकूमत को मालूम था कि हम उस वक्त अकलियत में हैं, वो हाउस की डिवीजन करके दुनिया को बता देते कि देखिए ये अपोजिशन किस तरह शोर मचाती है, ये झूठी है। यकीन कीजिए हम 6 महीने किसी को शायद शक्ल दिखाने के काबिल ना रहते, लेकिन चूंकि हुकूमत को मालूम था कि उन्होंने चोरी की है, स्पीकर ने रिकाउंट नहीं होने दिया, स्पीकर ने हाउस की डिवीजन नहीं होने दी। तो अब अगर आप कौमी असेंबली को भी इस सतह पे ले आए कि वहां पे गिनती की हुर्मत भी नहीं है, वोटों की गिनती की हुर्मत, तो फिर हमारे पास क्या रह गया चारा कि हम सिवाय इसके कि अवाम के पास बराह रास्त जाएं, अवाम से रुजू करें और उनके सामने अवाम के पास बराह रास्त जाने से, अवाम के साथ रखने से वजीर आजम तो इस्तीफा नहीं देंगे। ये एक्टिविटी तो वजीर आजम की जमात अपने उस दौर में आपके खिलाफ कर चुकी है। आपके वजीर आजम ने भी इस्तीफा नहीं दिया था। वजीर आजम को कन्विंस कैसे करेंगे इस्तीफा देने पर? आपके एलामिया का पहला नुक्ता ही है। देखिए, जब राय आमा मुनज़्ज़म हो जाए और अवामी दबाव बढ़ जाए तो उसके बाद बड़े से बड़े डिक्टेटर भी इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाते हैं। ये हुकूमत तो एक हाउस ऑफ कार्ड्स के ऊपर खड़ी है। वो हुकूमत मजबूत होती है जिसकी पोस्ट के ऊपर कारकर्दगी हो। ये हुकूमत वो है कि जो आज लोगों की बदुआएं ले रही है। हर गरीब आदमी, रेडी वाला, मजदूर, किसान सुबह शाम इनके लिए दुआ कर रहा है कि ये कल के जाते हुए आज जाएं, चूंकि इन्होंने लोगों से रोजगार ले लिया है, लोगों से जीने का हक ले लिया है। हर महीने बिजली और गैस के बिल लोगों पर एक तूफान बन के टूटते हैं। रोजगार खत्म हो गया है। नौजवान यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं, उनको बताया जाता है कि जनाब
जो पिछले लोग हैं हम उनको निकाल रहे हैं, तो आपको हम कहाँ से नौकरी दें? तो आज पाकिस्तान की मईशत की जो सूरत हाल है उसमें अवाम इंतहाई तौर पे इस हुकूमत से नाला है। और आप देखेंगे कि जब ये राब्ते अवाम मुहिम चलेगी, ये एक पूरा सैलाब बनेगा। और जिस सुनामी का ये जिक्र करते थे, जब वो सुनामी इनके ऊपर गिरेगी तो इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि इस्तीफा कैसे दिया जाता है और हुकूमत कैसे छोड़ी जाती है। लेकिन एहसन साहब, पार्लियामेंट में कई बार ऐसे मौके आप हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे सकते थे। सादिक संजरानी के वाला मामला आया तो आपके अरकान की वफादारियाँ तब्दील हो गई। जब उनकी वफादारियाँ तब्दील हुई, उनको मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया? उनके खिलाफ पार्टी की सतह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इमरान खान अपनी पार्टी में ऐसी कार्रवाई कर चुके हैं आपके इस वाक़े से कुछ माह पहले। आपकी पार्टी ने इस पर उसूली मौक़िफ़ क्यों नहीं अपनाया? जी देखिए, इस वक्त जो है कार्रवाई करने का मकसद ये है कि वो लोग जो एलानिया अभी वफादारियां तब्दील नहीं कर पाए, उन्होंने खुफिया तौर पे की थी, हम उन्हें एलानिया हुकूमत की तरफ धकेल दें। अभी आपने देखा है कि चंद माह रह गए हैं और उनमें से जिन लोगों की रुकनीत ख़त्म होगी उनको आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी को मालूम है कि तकरीबन किन किन लोगों ने ऐसा किया है। तो इस वक्त कोई कार्रवाई करना कबल अज़ वक्त होगा। वो लोग सरेआम हुकूमत के कैंप में चले जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब वो एलानिया तौर पे अभी ऐलान नहीं कर रहे या वो वफादारी तब्दील नहीं कर रहे, सही तो चले, यानी आपको इल्म है कि वो कौन लोग हैं और अगली बार उनको सेनेट असेंबली के टिकट नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, APC में आसिफ अली जरदारी साहब ने अब खिताब किया। उन्होंने कहा कि अब इस खिताब के बाद हो सकता है मैं जेल में हूँ। मौलाना साहब को मुखातिब किया कि मौलाना साहब भी मुझसे मिलने जेल में आए। अब नैब पेशावर ने मौलाना साहब को बुला लिया है। आमदन से ज़ायद असासों के केस में उन्हें बुलाया गया है। ये महज इत्तेफाक है या किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये साफ इस बात का सबूत है कि जो हम नैब न्याजी गठजोड़ कहते हैं कि नैब हुकूमत के इशारों पे चलता है, नैब डांसेस टू द ट्यून ऑफ द गवर्नमेंट। और उसका इससे बड़ा सबूत क्या है कि APC के बाद जिस तरह उनके यहाँ तेजी आई है अपोजिशन के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान को नोटिस जारी किया गया है, तो एक अंधे को भी ये बात नजर आ रही है कि इस मुल्क में एहतसाब का नारा इंतकाम के लिए और सियासी इंतकामी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हुकूमत की जो साख है वो मज़ीद मुतासर होगी। हुकूमत पहले ही अखलाकी तौर पे दिवालिया हो चुकी है अपने इन इंतकामी हथकंडों से, उसकी मज़ीद गिरफ्त कमज़ोर होगी। क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि इनसे बड़े बड़े डिक्टेटर आए, जब उन्होंने इस किस्म के हथकंडे लगाए तो वो अपने इक़्तिदार को बचाना नहीं। आखिर में ज़रा मियाँ साहब की वापसी से मुतालिक भी बता दीजिए। मियाँ साहब ने एक बड़ी तवील तकरीर की, बज़ाहिर वो सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनसे मुतालबा कर रहे हैं वो वापस आएँ, अपने इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी को दे दें, पीपल्स पार्टी अपने इस्तीफ़े आपको दे दे। तो मियाँ साहब कब वापस आ रहे हैं? कैसी सेहत है उनकी? इस तहरीक में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे? क्या सूरत हाल है इसमें? देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत थी और सेहत थी, उसको तो खुद उनकी जो सूबाई वजीर सेहत हैं PTI हुकूमत की, वो वेरीफाई कर चुकी हैं कि उनके टेस्ट जेन्युइन थे और वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में बाहर भेजे गए थे। अब अल्लाह ताला के फजल से अगर उनकी तबीयत स्टेबल हो रही है और अभी उनके कुछ प्रोसीजर जो उनके लिए नहायत ज़रूरी हैं वो पेंडिंग है, क्योंकि वहाँ पे भी कोरोना की वजह से हॉस्पिटल बंद हैं, तो इस पे हुकूमत को सियासत नहीं करनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के जरिए वहां पर गए हैं? उनकी वापसी का फैसला ना हुकूमत के मुशीरों ने करना है, ना टॉक शोज के प्रोग्रामों ने करना है। उनकी वापसी का फैसला उनके मौलजीन ठीक है, उनकी वापसी का फैसला उनके मौलजीन करेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब थे और तमाम मामलात पर बड़ी खुलकर गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शहर कायद में 2 ज्यादती के केसेस रिपोर्ट हुए, एक क्लिफ्टन में एक सुरजानी में, क्यों ऐसे वाक़यात हो रहे हैं उन पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से रुबीना कायम खानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में रेप केस की तफ्तीश में पुलिस ने मुल्जिमान का पता लगा लिया है। ये अहम पेशरफ्त इसमें सामने आई है। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने लड़की को अपनी गाड़ी में अगवा किया और एक फ्लैट पर ले जाकर इज्तिमाई ज्यादती की। मुल्जिमान अपने मोबाइल नंबर बंद करके रुपोश हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अब छापों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। पुलिस का यह भी बताना है कि लड़की के साथ ज्यादती का वाकया 21 सितंबर को पेश आया और 22 सितंबर की दोपहर लड़की की बहन ने पुलिस को 15 पर इत्तला दी। पुलिस ये भी बताती है कि मुतासरा लड़की के नींद बेहोशी के मिलने के शवाहिद नहीं मिले। लड़की वाकये के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए खुद घर गई और ऐसा ही एक और वाकया अभी कराची में पेश आया, जो कि कराची के इलाके सरजानी टाउन में हुआ, जहां मुबैना तौर पर बेवा खातून को ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ये बता रही है कि मुतासरा खातून ने स्टेट एजेंट और उसके साथी पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाया है। मुतासरा खातून की मुद्दत में अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। खातून का मेडिकल भी करा लिया गया है। रिपोर्ट आने का अभी इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही ज्यादती की तस्दीक हो सकेगी। मुतासरा खातून ये कहती हैं कि वो किराए के मकान में रहती हैं और फैक्ट्री में काम करती हैं। प्लॉट की मालूमात के लिए उन्होंने स्टेट एजेंट से रब्ता किया था, उसके दफ्तर गई थी, जहां एजेंट समेत 2 अफराद ने उन्हें ज्यादती का निशाना बनाया। उन्हें रोकने की कोशिश की तो बाजू पर चोट भी लगी और उनके कपड़े भी फट गए। अफसोसनाक सूरत हाल किसी छोटे शहर की नहीं, किसी देहात की नहीं, बल्कि शहर कायद की है। इसी पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रूबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। रूबीना साहिबा, ये इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पहले गांव देहात से सामने आते थे, छोटे शहरों में होते थे, अब कराची में दिन दिहाड़े वाकयात हो रहे हैं। सिर्फ सरजानी टाउन जैसे मज़ाफ़ाती इलाकों में नहीं, बल्कि क्लिफ्टन में भी इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। ये हुकूमती रेट, पुलिस की रेट कहाँ गायब है? जी बिल्कुल, ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं। इस तरह के ख्वाह वो बच्चे हों, ख़वातीन हों या कोई भी जिसके साथ ज़्यादती की जाए, और ये बड़ा ही एक अलमिया बन चुका है हमारे मुल्क का, हमारी कौम का, कि जिस तरह से आए दिन इस तरह के केसेस रिपोर्टेड होते रहते हैं। उसमें बिल्कुल जो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो ख़ास तौर पर पुलिस है, उसको बड़ा जो है एक्टिवली जो है पार्ट जो है वो प्ले करना होगा, क्योंकि इस तरह के हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस तरह के हालात के। कि देखें कि जिस तरह से भी अगर आप देखते हैं कराची हो या कोई भी जगह पे अगर किसी भी खातून की जो है इस असमत लुटी जाती है या किसी भी बच्चे के साथ ज़्यादती होती है कहीं पे भी, वो एक काबिल अफसोस है। और इसमें मैं ये कहूँगी, ख्वाह वो सिंध की हुकूमत हो, फेडरल की हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो या कहीं के भी हमारे सूबे की कहीं पे भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी, उसको जो है वो बड़ा जो है ज़िम्मेदारी के साथ इन इश्यूज़ को जो है वो देखना चाहिए, और स्पेशली पुलिस को जो है वो एक बड़ा अपना रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि मुल्जिम जो है वो आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं और फिर उसके बाद गिरफ्तारी अमल में नहीं आना, यहाँ पे जो है लैक ऑफ जो है वो आप जो इनकॉम्पिटेंसी जो है वो आप देखेंगे, कॉम्पिटेंसी की जो ठीक है, मैं ये कहूँगी कि कहीं पे भी पुलिस की जो है वो खामी नज़र आती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा खुर्रम शेख जमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, सरजानी में वाक़या पेश आया, क्लिफ्टन में वाक़या पेश आया, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, 1-2 दिन इस पर तमाम सियासतदान बात करते हैं, उसके बाद ये वाक़यात फिर पस मंज़र में चले जाते हैं। हुकूमत भी ये कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, मुल्ज़िमान को सज़ा होनी चाहिए। अपोजिशन भी ये कहती है सज़ा देगा कौन? मुल्ज़िमान को पकड़ना, उन पर जुर्म साबित करना, ये किसका काम है? नहीं, देखें, ज़ाहिर है इदारों की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है और इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, तो आपके सामने मिसाल मौजूद है। कुछ टाइम पहले ज़ैनब का भी केस हुआ था और उसको फॉलो किया गया, सज़ा दी गई। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक मिसाली सज़ाएं नहीं दी जाएंगी और इंसाफ जो फराहम करना होता है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को जल्द से जल्द करना होता है। एक कहावत आपने सुनी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जितनी चीज़ें देर हो जाती हैं, फिर गलत काम करने वालों को भी आसरा मिल जाता है। तो माशरे के अंदर एक दूसरा सवाल ये भी है कि माशरे के अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और समझ में नहीं आता है कि इतने वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली ज़ैनब वाक़ये की आपने मिसाल दी, तो अब एक वाकया मोटरवे भी है जहाँ 18-17 रोज़ हो चुके हैं अब तक, और उस मुल्जिम आबिद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 28 टीमें तश्कील दी गई, पूरी पंजाब पुलिस को पीछे लगा दिया गया। कर रहा हूँ ना, देखिए ज़ैनब के केस में तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि देखें एक मुश्किल टास्क था, हालांकि हमारी हुकूमत नहीं थी, लेकिन वो उनको पकड़ा गया। इसी तरीके से जो मोटरवे का केस है उसके पीछे भी फेडरल गवर्नमेंट लगी हुई है और इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाबी होगी। मेरा ये कहना है कि हमने अवेयरनेस कैंपेन चलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुल्क के तमाम सूबों के अंदर कि लोग अपनी बच्चियों का ख्याल रखें
और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको रिपीट करूँगा कि कानून साजियों में कुछ बेहतरी आनी चाहिए। उसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ऑनरेबल जजेस से भी, हमारी अदालतों से भी है कि केसेस बहुत ज़्यादा जमा हो गए, केसेस पेंडिंग बहुत ज़्यादा हैं, इस तरह के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इनको जितना तेज़ किया जा सके, इसमें हम अदालतों की जितनी मदद कर सकें और कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जा सके, जजेस की तादाद बढ़ाई जा सके, ताकि ये केसेस जो है वो जो है डिले की जो है ना रीजन उसके ऊपर ना है, जितना जल्द से हो सकता है लोगों को इंसाफ मिले। सही। अच्छा रूबीना साहबा, आप ज़ाहिर है हुकूमत का काम तो पुलिस और दीगर इदारों को मजबूत करना होता है, उनको इस काबिल बनाना होता है कि वो नताइज प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन आप ये कह रही हैं कि पुलिस को ऐसा करना चाहिए, मुलजमान को पकड़ा जाना चाहिए। ये चाहिए वाला काम हुकूमत का नहीं होता, ये तो अपोजिशन का होता है। हुकूमत को तो चीज़ करनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, ये इदारे कब काम करने के काबिल होंगे? देखिए बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि एक तो जो ख़ास तौर पर पुलिस में रिफॉर्म्स की बात हमेशा की जाती रही है, और स्पेशली सिंध में तो अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर हालात भी हुए हैं, और पुलिस की जो ख़ास तौर पर उनको वेल इक्विप्ड भी किया गया, और बहुत सारी चीज़ों में जो है वो उनकी हुकूमत की तरफ से सारी जो भी ख़ास तौर पर उनको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए था एज इन्वेस्टिगेटर, और सारी चीज़ें उनको मुहैया की गई। उस वक्त मैं ख़ुद भी कैबिनेट की वज़ीर थी, और मेरे सामने ही ये काफ़ी सारी चीज़ें जो रिफॉर्म्स आ रही थी पुलिस के उसमें बेहतरी के लिए, वो इक़दामात लिए गए हैं। रूबीना साहिबा, जो एक हुकूमत की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, जब इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रही होती, 2-2 दिन तक FIR नहीं काटी जाती। जब मरवा वाले वाक़या पेश आया था, 2 रोज़ तक पुलिस ने FIR नहीं काटी, मीडिया पर हाईलाइट हुआ, उन्होंने एहतजाज किया, तब जाकर FIR करती है। बिल्कुल 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 मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पर कलेक्टिव जिम्मेदार, और स्पेशली जाहिर सी बात है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह के वाक़यात होते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट पे जो है वो स्टेट को जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। वो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कोई भी जुर्म हो और उसके मुजरिमों को पकड़ा ना जा सके, ना उसको सज़ा मिल सके, तो ये तो इसको तो हम जो है डिनाई कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं वैसे ही एक बात जो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैसेज अपने लोगों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को कि मतलब देना चाह रही थी कि एक जहाँ पर इस तरह के माहौल हो तो फिर कहीं उसमें हमें बहुत ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कहीं पे भी कोई भी सुबह हो, बिल्कुल इस बात में तो कोई कर ही नहीं सकते कि हुकूमतों को जो है वो पुलिस को, स्पेशली जो इदारों को, रूबीना साहिबा, जो 2 वाक़यात आज पेश आए, कोई हुकूमती नुमाइंदा गया इनकी बात पर, उसके लिए किसी ने जाकर इनसे हमदर्दी की, जानने की कोशिश की कि उनके साथ हुआ क्या है, पुलिस उनसे कोऑपरेट कर रही है, नहीं कर रही? जी बिल्कुल, हमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है इस चीज़ की वो है कि ये इस तरह के वाक़यात जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे हम लोगों को, अगर हमारी कहीं पे भी हम वहाँ पे पहुँचें भी और जो है वो उनकी हेल्प भी करें, बिल्कुल। और इसमें जो है जितनी जल्दी आप देखेंगे कि मुलजिम जो है वो अगले कुछ ही घंटों में या कुछ ही मतलब जो है देर में पकड़े भी जाएंगे। सिंध हुकूमत बिल्कुल के ऊपर कोई भी वो नहीं रखती कि किसी को इस चीज़ में माफ़ी दी जाए। तो खुर्रम साहब, अब मुजरिम अगर पकड़े भी जाते हैं, मुलजिम होते हैं ज़ाहिर है वो उस वक्त तक, तो उनको मुजरिम बनाने का जो अमल है वो हमारे यहाँ इतना कमज़ोर है। मरवा के जो मुलजिम है उस केस के, वो पकड़े गए, निशानदेही के बावजूद उनको पकड़ लिया गया, अभी तक फिर उनको मुजरिम नहीं साबित किया जा सका। प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर होती है, फिर अक्सर लोग छूट जाते हैं, अक्सर को मामूली सज़ाएँ दे दी जाती हैं। फिर इस निज़ाम में बदलाव कैसे आएगा? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें प्रोसीजर्स को फास्ट करने के लिए, सारे सिस्टम को तेज करने के लिए कोई ऐसे इकदाम उठाए जाएं। क्योंकि देखें कि अब जैसे कि आपने कहा कि FIR नहीं करती, पुलिस थाने में गए, तो मैं इस बात को डिनाई करूँगा, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को देखा है कि नहीं, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो हमारी पुलिस ज़रूर इस किस्म के केसेस के ना कोऑपरेट बहुत ज़्यादा करती है। ये मेरा एक बात है। खुर्रम साहब, मरवा केस में आप खुद भी मरवा के घर पहुंचे, डॉक्टर आमिर लियाकत भी थे, मैं भी वहाँ गया था, आमिर लियाकत साहब से वहाँ गुफ्तगू भी हुई थी, इमरान इस्माइल साहब भी वहाँ गए थे। 2 रोज़ तक आपकी मरवा के वालिद से बात हुई होगी, उनको पुलिस ने FIR नहीं काटने दी थी। 2 रोज़ तक वो चक्कर लगाते रहे, बच्ची की लाश मिली, उसके बाद पुलिस ने FIR काटी है जब उन्होंने एहतजाज किया।
हाँ, उसकी वजह ये कि बच्ची बनी नहीं थी। जब वो केस सामने आइडेंटिफाई हो गया तो उसके बाद FIR बिल्कुल कर दिया। देखिए मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं गवर्नमेंट की बैठ के मैं फजल में तारीफ करूँ या पुलिस की करूँ, लेकिन जो बात ठीक होगी उसको हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे ताकि आइंदा भी हमारी पुलिस इस तरह काम करती रहे। तो एज फार एज पुलिस इज कंसर्न इस किस्म की केसेस में, तो अब मैंने खुद देखा है कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी की बच्ची है, किसी का घर है, किसी का बच्चा है, लेकिन देखिए जरूरत इस बात की है कि अदालतों के अंदर केसेस जो है वो उनकी रफ्तार तेज हो। मैंने आपसे कहा है कि हमें जरूरत है अपनी अदालतों की मदद करें, उनके अगर एक्सपेंसेस बढ़ाने तो वो जरूर बढ़ाएं, उनके अखराजात अगर उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो दी जाए, जब इसकी तादाद बढ़ी जाए ठीक है को जो है ना बेहतर से बेहतर फंक्शन करने के लिए उनकी मदद की जाए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के केसेस हों। और अब देखिए ना कि 8 साल लगे हैं बल्दिया फैक्ट्री फायर का केस भी आपके सामने आया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेख साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, रुबीना का पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ कराची के मसाइल पर बात होगी कि अब कराची को बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग का सामना है। कराची के मसाइल पर बात करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ कराची के मसाइल की बात करते हैं। कराची के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे। पहले कराची में गंदे पानी और कचरे का मसला था और अब ये मसला तब्दील होकर बिजली और गैस की शॉर्टेज में तब्दील हो चुका। कराची के बासियों को बिजली और गैस नहीं मिल पा रही, तभी लोड शेडिंग बिजली और गैस की जारी है। इसके अलावा भी कराची के कई मसाइल हैं। बल्दियाती इंतखाबात आगे होने हैं, कौन सी बल्दियाती हुकूमत आएगी, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं या नहीं होते, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कराची को पहले गंदे पानी कचरे के मसाइल का सामना था, अब बिजली और गैस नापैद हो गई है। 1200 अरब के पैकेज का ऐलान कराची के लिए किया गया। क्या ये काफ़ी है? इससे कराची के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? क्या समझते हैं आप? नहीं, 1100 अरब रुपए ना तो आ रहे हैं कराची में और ना ही मसले का हल है। कराची के मसले का हल हमारे 6 नुकात में। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई खुद मुख्तारी मिली है उससे सूबे का वज़ीर आला खुद मुख्तार हो गया है। सूबे के शहरों को, डिस्ट्रिक्ट को और गांव गोठों को, यूनियन काउंसिल को खुद मुख्तार होने की जरूरत है। NFC अवार्ड में जो पैसा वो आता है वो वज़ीर आला खुद रख कर बैठ जाते हैं और वो नीचे नहीं देते और वो अपनी मर्जी चलाते हैं। मर्जी नहीं होनी चाहिए। PFC अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड, जिससे सूबे से डिस्ट्रिक्ट को, शहरों को पैसे जाएं, उसका इजरा होना चाहिए। कराची के तमाम 60 डिस्ट्रिक्ट को खत्म करके 18 टाउन्स को बनाना चाहिए और एक डिस्ट्रिक्ट कराची को करार देना चाहिए। कराची का मास्टर प्लान जो है SBCA से अलग करके उसको एक मुनफरिद, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। और कराची का जो डिफरेंट मल्टीपल एजेंसीज कंट्रोल हैं, सुप्रीम कोर्ट के 2007 के ऑर्डर के मुताबिक, उसमें म्यूनिसिपल सर्विसेज की तमाम जिम्मेदारी मेयर के अंडर होना चाहिए। जब तक आप काम नहीं करेंगे इन 6 नुकात पे, जब तक आप काम नहीं करेंगे, जब तक कराची के मसले का हल नहीं है। कराची का मसला यहाँ की लोकल गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्ट्स बनाएगी उसी पे कराची का मसला हल हो सकता है और उसी से कराची का मसला हल होगा। कराची को किसी पैकेज की नहीं है, कराची को इख्तियारात की जरूरत है, कराची को उसके हक की जरूरत है। लेकिन मुस्तफा साहब, अगर ये बल्दियाती हुकूमत ये मसाइल का हल है और अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं, बल्दियाती हुकूमत आ भी जाती है, तो वो तो उसी कानून के तहत होगी जिस कानून के तहत पुरानी बल्दियाती हुकूमत थी, जिसके मेयर 4 साल तक बेख्तियार रहे, कोई इख्तियार उनके पास नहीं था। तो फिर हल कैसे निकलेगा? जी, जब भी हमने पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म को आवाज़ लगाई थी ना, 6 नुकात जो मैंने आपको बताए पहले, 6 नुकात, ये उसी का हल है ना। ये वही उन्हीं मसाइल का हल है कि उन्हीं इख्तियारात और वसाइल को, जो कानून है उस कानून को ख़त्म करके इन्हीं इख्तियारात और वसाइल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मसले का हल हो जाएगा। दूसरी बात है कि वज़ीर, जो आपने मिसाल दी कि पिछला मेयर जो है वो कहता रहा है कि उसके पास इख्तियार नहीं है, वो झूठ बोलते रहे। 125 अरब रुपए अपने हाथों से उन्होंने खर्च किए इस सिस्टम में भी, और उनके डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और उन्होंने, हमने पूरा व्हाइट पेपर सबूत के साथ पेश किया है। वो करप्ट थे, वो बदकार थे, वो करप्ट थे और वो पार्टनर्स इन क्राइम थे। तो जो कराची का हशर है ये इतना बुरा भी हशर नहीं होता अगर शहरी हुकूमत ईमानदारी से अपना काम करती, और अगर ईमानदारी से काम करती तो फिर उनको कोई इख्तियारात लेने की फिर वो बात भी कर सकते थे। एक चोर जो है वो किसी से इख्तियार कैसे मांग सकता है? तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, इख्तियार छीनने वालों की भी प्रॉब्लम है और जो इख्तियारात के ना होने का ओनर होते हैं उनके साथ वो भी प्रॉब्लम है। तो मुस्तफा साहब, वज़ीर आज़म यहाँ पर आए, उन्होंने कराची पैकेज का ऐलान किया, आर्मी चीफ यहाँ आए, उन्होंने ताजिरों से मुलाकात की, चीफ जस्टिस यहाँ आए, कराची के मसाइल पर उन्होंने समातें की।
इन तमाम बड़े लोगों के नोटिस लेने के बाद आपको लगता है कि कराची के मसाइल हल हो जाएंगे? उम्मीद है आपको? नहीं, अगर कमेंट्स पास करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। ये जो मैं 6 नुकात बता रहा हूँ, अगर इन 6 नुकात पर वजीर आला को बुलाकर पाबंद करके अमल दरामद कानून में चेंज करवाएं, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और वजीर आजम पाकिस्तान और मीडिया, ये 4 पाकिस्तान के इदारे हैं, इनको अगर वजीर आजम वजीर आला को मजबूर करें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, कि भाई ये जो मैं जो बातें कर रहा हूँ इसको अपने कानून का हिस्सा बनाएं, इख्तियारात और वसाइल नीचे दें, फंड नीचे दें, डिस्ट्रिक्ट खत्म करें, साथ एक डिस्ट्रिक्ट बनाएं, 18 टाउन बनाएं, और जो 2 अगली बातें मैंने बताई हैं ये इम्प्लीमेंट करवाएं, मजबूर करें वजीर आला को। ये पाकिस्तान का की शहरग है, तबाह बर्बाद हो रहा है, कराची तबाह हो रहा है तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, मसला है। तो अगर इसको इस कॉन्क्रीट हल पे जाएंगे, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इस कानून साजी करवाएंगे इस हवाले से, तो कराची के मसले का हल है। अदरवाइज सिर्फ लेकिन ज़ाहिर मोतबर इदारों ने कराची के मसाइल का नोटिस लिया तो एक उम्मीद भी बढ़ाई कि अब कराची के मसले हल होंगे, लेकिन अमली तौर पर अब तक कुछ नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी मायूसी भी है। क्या लगता है आपको मोतबर इदारों के नोटिस लेने के बाद अब कराची का मसला हल हो सकता है? इनसे उम्मीद है आपको? जी, जिनसे उम्मीद होती है उन्हीं से फिर मायूसी होती है ना, इसलिए कि वो मोतबर इदारे जो है खुद आकर इन्वॉल्व हुए और उन लोगों शहरियों को एक उम्मीद जाग गई कि भाई हमें तो सूबाई हुकूमत से उम्मीद नहीं थी, शहरी हुकूमत से उम्मीद नहीं थी, हमें वफाकी हुकूमत से भी उम्मीद नहीं थी। जो मोतबर इदारे थे वो आए थे, उन्होंने अपना बहुत कंसर्न शो किया था, तो कराची वालों को उम्मीद जाग गई है। अब खुदा न खास्ता ये उम्मीद टूटी और हालात ऐसी रहे तो ये हुक्मरानों से नहीं टूटेगी बल्कि उन मोतबर इदारों से उम्मीद टूटेगी। लेकिन मुस्तफा साहब, MKM कराची को अलग सूबा बनाने की हिमायत करती है, आप मुखालफत करते हैं। अगर कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो इसको इसका हक मिल सकता है? ये तमाम मसाइल बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं, आप समझते हैं? कैसे हल बना आ जाए, मैं तो बिल्कुल मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, आ जाए बना लेते हैं। सूबे कैसे बनाएंगे? आइन में आपको पता सूबे कैसे बनते? 2/3 अक्सरियत चाहिए सूबाई असेंबली की में, तो MKM के पास है। फिर अगर वो यहाँ से बिल पास हो जाता है तो नेशनल असेंबली में 2/3 चाहिए, वहाँ पर है। तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत चाहिए, वो है। तो फिर उसके बाद तो कैसे बनाएंगे? बातों के टूर्नामेंट से तो सुबह नहीं बनेगा, इससे तो नफरत फैल रही है। और फिर आप अदरवाइज फिर लड़ाई करेंगे तो लड़ाई किससे करेंगे? आप नस्ली फसादात करवाएंगे शहर के अंदर और सूबे सिंध के अंदर। तो बातें करने से, और इसी MKM को जो सूबे का नारा लगा रही है, अभी पीपल्स पार्टी 2 वजारतें ऑफर करे तो ये एक दूसरे को टोपियां पहनाएंगे, जरकें पहनाएंगे और दोबारा भाई भाई हो जाएंगे उस तक जब तक दोबारा लात नहीं पड़ती इनको वजारतों से। फिर जब लात पड़ेगी दोबारा सूबे का नारा लगाने लगते हैं। तो मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सूबे का नारा लगा कर आप अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं, आप सूबे के नारे के पीछे आप छुपना चाहते हैं। आपके पास 4 सालों से लोकल गवर्नमेंट थी, आपके पास जो है वो 32 सालों से इक़्तिदार रहा है, आपके पास बताने के लिए एक मुस्तफा कमाल के काम के अलावा कुछ भी नहीं है MKM के पास। तो 14 सालों तक गवर्नर रहा, 6 दफ़ा वजारतें रहीं इनके पास, आज भी वफाकी वजीर हैं, MNMP हैं। तो ये झूठ बोल रहे हैं, लोगों को लड़वाना चाह रहे हैं। और कराची से कश्मीर तक मुहाजिर रहते हैं, सिर्फ कराची में मुहाजिर नहीं रहते, 50 लाख से ज़ायद मुहाजिर जो हैदराबाद के बाद कश्मीर तक रहते हैं। उनका उन्होंने सोचा है कि उनका क्या होगा, वो कैसे अब वहाँ अक़लियत में रहते हैं वहाँ पर, तो उनकी कोई सोच है इनके बारे में? तो ये इलॉजिकल बात है, होने वाली बात नहीं है, लड़ाई वाली बात है। और जिसमें इनका सिर्फ और पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा है। पीपल्स पार्टी को जब ये नारा लगाते हैं सूबा बनाने का, पीपल्स पार्टी अपनी सारी करप्शन को छुपाकर जाकर सिंधी भाइयों को कहती है कि आओ देखो ये मुहाजिर सिंध को 2 टुकड़े करने जा रहे हैं, आओ अपनी धरती माँ को बचाते हैं। ना इन्होंने धरती माँ को तोड़ना है ना उन्होंने बचाना है, दोनों अपने वोटर्स को एक्सप्लॉइट करके अपना सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं और अपनी करप्शन को छुपाना चाहते हैं सूबे बचाने और सूबे बनाने के नारे के दरमियान। तो मुस्तफा साहब, अब ज़ाहिर है बल्दियाती इलेक्शन का इस वक्त कराची की तमाम आवाम को इंतज़ार है। आप भी आम इंतखाबात में चूँकि आपकी जमात को नाकामी हुई थी, आप भी बल्दियाती इलेक्शन के इस वक्त इंतज़ार में होंगे। लग क्या रहा आपको? पीपल्स पार्टी भी कहती है कि वो बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहती है, लेकिन मरदमशुमारी का भी मसला है। 7वां ज़िला भी कराची में बना दिया गया। पीपल्स पार्टी ने 4 साल पहले भी बल्दियाती इंतखाबात कराए थे, उस वक्त भी हालात बहुत ख़राब थे। अभी इंटेंशन पीपल्स पार्टी की बल्दियाती इंतखाबात कराने की है, नहीं है? आपको लग रहा है इंतखाबात वक्त पर होंगे, इस साल हो सकते हैं? जो 7वां ज़िला बना था, क्या वो असरअंदाज होगा बल्दियाती इंतखाबात पर, और उसके नताइज फिर क्या सामने आ सकते हैं? कैसे इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं? बल्दियाती इंतखाबात होने की तवक्को है आपको? जी, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए और इस तरह से शहर को नहीं चलाया जा सकता एडमिनिस्ट्रेटर्स लगा के अपने मनमानी और
अगर इस तरह के हालात रहे तो फिर हालात जो है वो बिगड़ेंगे और ख़राब होंगे हालात। और कराची जो है वो एक ऑलरेडी एक बहुत यहाँ पर बहुत सारे डिवाइड्स हैं, एथनिक डिवाइड है यहाँ पर, सेक्टेरियन डिवाइड है यहाँ पर, पॉलिटिकल डिवाइड्स हैं। और इस डिवाइड में दुश्मन जो है वो पेनिट्रेट करके इस तमाम महरूमियों का फ़ायदा उठा सकता है। तो जल्द से जल्द लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने चाहिए और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बदनीयती है उसको किसी को रोकना चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट रोके, वफाकी हुकूमत रोके, या पाकिस्तान के मोतबर इदारे। सही। चलें, मुस्तफ़ा कमाल साहब पाक ज़मीन पार्टी के सरबराह हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब, कराची के मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे थे कि ज़ाहिर जिन इदारों से उम्मीद होती है उन्हीं से मायूसी भी होती है। इदारों को अब अमली तौर पर कुछ करना होगा। वज़ीर आज़म को, आर्मी चीफ़ को जो बातें उन्होंने की हैं उनको अमली शक्ल भी देना होगी और एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए अब इस शहर के मामलात को नहीं चलाया जा सकता। इससे मज़ीद ख़राबी पैदा होने का इम्कान है। तो बल्दियाती इंतखाबात जल्द होने चाहिए और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इलाके, वो सेक्टर्स जो बहुत पिसे हुए हैं उन तक भी कुछ रिलीफ पहुंच सके और इस शहर के मसाइल का ख़ात्मा हो सके और जिस हद तक मुमकिन हो यहाँ के शहरियों को सहूलियात और आसानी फराम की जा सके। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।